हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार डे 3 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें हम समझ रहे हैं और अब हमको ये एहसास हो रहा है कि सर बिजनेस स्टडी ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बिजनेस को समझने के मतलब कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना कितना जरूरी है। अब तक बहुत सारे बच्चों को बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इसमें फर्क नहीं समझ रहा था या फिर और ज्यादा डिटेल में समझ गया जब उन्होंने लेक्चर देखा। तो बहुत बच्चों ने तो अप्रिशिएट भी किया कि सर बहुत फायदा हो रहा है इन लेक्चर से, राइट। देन आफ्टर कल हमने ये देखा कि देखो ह्यूमन एक्टिविटीज को आपने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया था। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में देखा, एक बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। एंड देन कल हमने बिजनेस का नेचर समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, सो ऑन। तो जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो 2 लेक्चर देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मालिक, यस और नो? यस सर। दोस्तों, आप जितना प्यार वी स्मार्ट एकेडमी पे दिखा रहे हो, राइट, पहले 2 लेक्चर को जितना अप्रिशिएट आपने किया है तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आपको आपके 12th और 11th सीबीएसई बोर्ड के लिए मिल रहा है, राइट। चलो बिना समय गवाए आज कुछ और बातें करते हैं। अरे ये इमेज तो मैं हमेशा आपको दिखाऊंगा। हम लोग एक चीज याद रखने का, कोई भी लेक्चर देखना अगर आप शुरू कर रहे हो तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो एंड तक लेक्चर ना देखे वो इस कैटेगरी में आ जाए, लेकिन हमको ये कैटेगरी नहीं, हमको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। तो आप लोग हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ओके सर, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि लेक्चर में क्या क्या होने वाला है ये पहले ही आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बिजनेस समझा था, बिजनेस क्या होता है और आप क्यों ये समझ रहे हो। तो इस इमेज को बार बार देखना कि सिर्फ मुझे बिजनेस स्टडी में 100 में से 100 मार्क्स भी मिल गए और मुझे कुछ बताते नहीं आ रहा है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं देते आ रही है, किसी ने कुछ पूछा समझाते नहीं आ रहा है, तो मालिक क्या फायदा उस ज्ञान का, राइट। तो अगर आपको आगे जाके प्रॉपर कम्युनिकेट करना है चीजों को, जैसे कि मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास जाके हम ये नहीं पूछते सर आपका सैलरी कितना हुआ, हम क्या टर्म यूज करते हैं, सर आपका फीस कितनी हुई। समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है सर? प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी बातें छोटे छोटे टर्म्स, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकी आपके बोर्ड्स मीटिंग में, कम्युनिकेशन या बिजनेस से रिलेटेड बातों में, राइट दोस्तों। यस सर। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम थोड़ी बहुत बात समझेंगे कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके लाइफ में, उसके बिजनेस करते हुए कितने सारे रिस्क होते हैं। उससे भी पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग समझेंगे इसको कि कॉमर्स और ट्रेड क्या होता है करके, या इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होता है। क्या आप लोगों को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच में फर्क पता है? बहुत कम बच्चों को शायद ये फर्क पता हो। और सर हम लोग 12th का बिजनेस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। मालिक, क्या आपने 11th में इंडस्ट्री और कॉमर्स में फर्क दिया था, उसे समझा क्या? नहीं सर। तो अगर जो चीज में आप करियर करना चाहते हो उसके बेसिक्स ही नहीं पता तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए आज मैं पहले आपको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच का फर्क बताऊंगा। देन आफ्टर मालिक क्या होगा देख लो। इंडस्ट्री में मोटे मोटे तौर पे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या है, राइट, सर्विस सेक्टर कहते हैं। एकदम मतलब धीरे ही, लेकिन सब चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड और एज टू ट्रेड। मतलब सिंपल बात करूं, इंडस्ट्री बनाने का काम करता है, कॉमर्स बेचने का काम करता है। अगर मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में बता दिया, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, कॉमर्स उसे सेल करने का काम करता है। डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर एंड तक देखना। फिर हम क्या देखेंगे सर? फिर हम ये समझेंगे मालिक, यहां पे ध्यान देना, अलग अलग बिजनेसेस में जो हम आपको मैंने सारी चीजें बताई। तो कॉमर्स में आप लोगों को होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, देन आफ्टर बोलते ना कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। ये बहुत सारी कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं, और अगर टाइम परमिट करता है तो हम सर्विसेज पे भी जाएंगे। तो आपको स्ट्रक्चर समझा क्या क्या होने वाला है? यस सर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए यहां पे ध्यान दो।
बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ट्रेड का मतलब, होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, और बहुत एंड सो ऑन, सब चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन एंड तक लेक्चर देखिएगा। हमको आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका कंसंट्रेशन, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, वो है आपका पूरा ध्यान। और जैसे कि अकाउंट के सर लेक्चर में भी सर ने कहा था कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नोट डाउन कर लेने के। राइट सर? ओके मालिक, चलो ध्यान दो। अब हम जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे कि सर इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा आप पढ़ के बताओगे क्या? अब तक मैंने हर चीज को पढ़ के ही समझाया, तो ये भी पढ़ लेंगे सर, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लेट्स सी। Business activities can be classified into various bases. The common basis of classification of business activity or basic functions, that is, all business activities can be classified into two broad categories, and these are, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। सर ह्यूमन एक्टिविटी को कौन से दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, बोलो मालिक? ध्यान दो एवरीबॉडी, सबका कंसंट्रेशन यहां पे चाहिए। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था? बिजनेस, प्रोफेशन एंड क्या, एम्प्लॉयमेंट। तो सर अब ये बिजनेस एक्टिविटी को और आगे जाके हम इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और इंडस्ट्री मतलब क्या, ये आपको समझना है। तो ध्यान दो, इंडस्ट्री के मीनिंग एंड टाइप्स, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। आज के बाद अगर आपको किसी ने पूछा इंडस्ट्री क्या, तो आप लोगों को आंसर बहुत ही प्रिसाइज और अच्छे तरीके से देते आना चाहिए। मैं ठीक है पढ़ के ही बताता हूं, नहीं तो क्या एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो पढ़ लो एवरीवन। क्या स्क्रीन पे सबको सब बातें दिख रही है? आपका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं वो उधर प्रॉपर ध्यान रखिए और समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? Industry refers to an activity which convert raw material into useful product. तो सर मैंने क्या किया, मैं प्लास्टिक लेके आया। अब ये प्लास्टिक मेरे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और उस प्लास्टिक पे मैंने प्रोसेसिंग करके उस प्लास्टिक से मैंने प्लास्टिक का चेयर बनाया, जो बैठने के लिए काम में आ रहा है। एवरीबॉडी ध्यान दो, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू व्हाट, यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अंडरलाइन करना मालिक, प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्निंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और अदर लिविंग स्पेसीज। आगे समझेगा एनिमल वाला पॉइंट, ध्यान रखना। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस सुना है क्या? हाँ, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, वो भी एक इंडस्ट्री होती है। ओके सर, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ हिज फिनिश प्रोडक्ट। सर फॉर्म यूटिलिटी वर्ड ना सुना सुना लग रहा है, इकोनॉमिक्स में सुना होगा आपने, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। और फॉर्म, अच्छा यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये मेरी कौन सी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है? कि सर मैं जो यहां पे लिख रहा हूं वो आपको बच्चों को वहां पे क्लियरली दिखे और उनका ना कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, मैं क्या कहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या पॉइंट दिखाना चाहता हूं। तो इस बोर्ड का यूटिलिटी क्या है? मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि जो चीजें मैं बच्चों को बताना चाहता हूं वो इजीली यहां से दिख जाए। तो ये जो प्रोडक्शन है, जब मैं प्लास्टिक को किस में कन्वर्ट करता हूं, चेयर में कन्वर्ट करता हूं, तो ये जो इंडस्ट्री है वो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है मालिक? फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म और शेप चेंज करते हैं और उसका यूजफुलनेस बढ़ता है, फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल, समझ रहा है? यस और नो? हाँ सर। ओके, ये तो लाइन एकदम सिंपल था। तो आज के बाद अगर आपको पूछा जाएगा ना कि इंडस्ट्री कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, बहुत सारे सवाल, तो आप अप्रोप्रिएट आंसर क्या देना? फॉर्म यूटिलिटी। और फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। बिजनेस स्टडी में इकोनॉमिक का कंसेप्ट समझा। यस मालिक, आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो यूज टू रेफर टू ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। For example, textile industry refer to and production unit related to cloth manufacturing. Cement industry refers to all form of manufacturing cement and so on. दोस्तों एक मिनट मुझको दो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। छोटे छोटे फर्म मिलके ना एक इंडस्ट्री होती है। क्या कहा मैंने? स्क्रीन पे देखो, छोटे छोटे फर्म्स मिलके क्या होती है? एक इंडस्ट्री होती है। लेकिन इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट हो। ध्यान से सुनना,
मैं न्यूज़पेपर एजेंसी की बात करता हूं, दिव्य मराठी या दिव्य भास्कर, आप कहीं पे भी देख रहे हो, मतलब बहुत बड़ा एक न्यूज पेपर का वो एजेंसी है, या फिर न्यूज बोलते हैं, न्यूज सेक्टर में काम करते हैं। लोकमत, देन आफ्टर आप देशदूत, पुण्य नगरी, अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट, अलग उसके बाद हिंदुस्तान टाइम, बहुत सारे पेपर है, बिजनेस टाइम, ऐसे बहुत सारे पेपर है। ये जो न्यूज पेपर के सेक्टर के जितने भी छोटे छोटे फर्म है ना, उनको पकड़ के एक न्यूज पेपर का क्या बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा। क्या उसमें मैं क्लोज लेके आऊं, क्या नहीं चलेगा। वीवो, ओप्पो, उसके बाद सैमसंग, नोकिया, उसके बाद एप्पल, ये अलग अलग कंपनी मिला के क्या बनेगा, मोबाइल इंडस्ट्री बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसमें मैं सीमेंट डाल दूं क्या? नहीं सर, एक वर्ड को देखना, और इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मालिक मुझे पता है वही बच्चा ये लेक्चर पूरा देख रहा है जिसको ना ये ईगर है कि मेरे को ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। कल जाके किसी ने पूछा कि क्या मोबाइल इंडस्ट्री में क्लोज मिलेंगे क्या? सर यहां पे पढ़ो ना, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। मोबाइल किधर, कपड़े किधर, समझ में आ रहा है? मोबाइल इंडस्ट्री अलग, कपड़ा इंडस्ट्री अलग। भाई और बहनों समझा क्या? यस और नो? यस सर। तो बहुत सारे इंडस्ट्री अलग अलग होती है ना, जैसे सूरत में साड़ी का इंडस्ट्री है, कपड़ों का इंडस्ट्री है पूरा, बराबर। मुंबई में एक मनीष मार्केट करके मोबाइल का इंडस्ट्री है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड गुड्स, इतना याद रखो। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ट्रू और फॉल्स। इंडस्ट्री ऑलवेज प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, ट्रू और फॉल्स। आप कहोगे सर फॉल्स क्यों? सर अभी पढ़ो, इंडस्ट्री में दोनों तरह के गुड्स बन सकते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। सर एग्जांपल देते हो क्या? तो देखो, गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, रेडियो आर नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। दिस गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय हुम, कंज्यूमर। कितना सिंपल था मालिक, एक बार 11वीं में पढ़ा था ना, सिर्फ एक बार, तो भी समझता। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती, वो बात अलग से। एवरीवन, क्या इंडस्ट्री कंज्यूमर के साथ कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती है क्या? बोलो, जोश में रहो और बोलो यस सर। लेकिन उसको कौन सा, अच्छा कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? आपको ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, रेडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है डायरेक्टली। गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स एंड दिस आर यूज फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। तो कैपिटल गुड्स मतलब क्या? मैंने मशीनरी बनाया, क्या बोला मैंने मशीन, जेरोक्स मशीन, और उससे मैंने क्या किया, और नंबर ऑफ जेरोक्स निकाले और कुछ चीजें प्रोड्यूस की। दर लाइन पढ़ना, गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स, दिस आर यूज फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मशीनरी आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आया, सीमेंट आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आया। इन शॉर्ट जो बड़े बड़े गुड्स है उसको आप क्या कर दो, कैपिटल गुड्स में डाल दो। समझो? ओके चलो, यहां तक मेरे को बताओ, क्या इंडस्ट्री कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? एवरीवन कम ऑन फास्ट, फॉर्म यूटिलिटी। 11वीं बिजनेस स्टडी है मालिक, हम 12वीं में जाने से पहले 11वीं के कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, और रिवाइज क्या पहले से पढ़ रहे, और फिर भी आपको लग रहा है सर बहुत भारी, ऐसे तो हमने समझा ही नहीं था। तो आप बहुत आगे जाओगे अगर आपको समझ रहा है तो। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाता है क्या इंडस्ट्री? नहीं सर, कंज्यूमर के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी बनाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। देन इंडस्ट्री में क्या मैं एक मोबाइल इंडस्ट्री में क्लोज डाल दूं क्या? नहीं सर, मोबाइल इंडस्ट्री अलग, क्लोज इंडस्ट्री अलग। समझ रहा है एवरीबॉडी? यस सर। और मालिक, इस इंडस्ट्री को आगे कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। समझा? कॉमर्स भी हमको पढ़ना है दोस्तों। कॉमर्स में हम पढ़ेंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या, एक्सटर्नल ट्रेड क्या, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया, पहले चीजों को बनाने वाले जो काम है उस पे ध्यान देते हैं, फिर बेचने वाले काम पे जाएंगे। तो इंडस्ट्री जो बनाता है, जो यूटिलिटी हो ना, कि कोई फॉर्म चेंज करके कोई प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसको तो अच्छे से समझ ले। क्या आप मेरे साथ एग्री हो कि नहीं हो? यस और नो? यस सर। चलो ध्यान दो, What do you mean by प्राइमरी इंडस्ट्री? एकदम छोटा सा पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट हो सकता है जिंदगी में आपको कभी ना कभी तो मिल जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि बताइए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या, और जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या। क्या बिना पढ़े बताओ, आपको आंसर आ रहा है क्या? आप कोई भी लेवल के स्टूडेंट हो, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मालिक 2 मिनट देख के इतना पार्ट देख लीजिए।
फर्क नॉलेज देखो, आप सीए कर रहे हो, आप सीए हो गए हो, आप 11th में हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो 2 मिनट रुक के नॉलेज को एक्वायर कर लीजिए। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। ओके सर, एक्सट्रैक्शन, कोल माइनिंग देखा रहेगा तुमने, पढ़ते चलो पढ़ते 2 मिनट। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज मतलब क्या? Extraction industries are those which involve extraction of something from the natural resources such as minerals from earth, fish from rivers and seas, timber from forests, etc. मैं फिशिंग कर रहा हूं, क्या ये फिशिंग एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आ गया क्या? मैं समंदर में जाके फिशिंग करके आया, रिवर में जाके फिशिंग करके आया, मैंने बोला बताओ कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई करोगे? तुम बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये इंडस्ट्री क्या? पहली बात तो हाँ, कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में कहां पे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अच्छा, उसमें क्यों? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज व्हिच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ द समथिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, fish from rivers or sea and timber from forest. The product of extractive industry can be directly used or become raw material for other industry. Fish हो सकता है डायरेक्टली आप यूज करो, अब मेरे को तो नहीं पता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, बट दोस्तों टिम्बर में लकड़ी लेके हो सकता है डायरेक्ट यूज हो सकता है उस पर प्रोसेसिंग करके मैंने लकड़ी की चेयर बनाई, दरवाजे बनाए, तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूं या उसको फर्दर प्रोडक्शन करके न्यू प्रोडक्ट बना के भी यूज कर सकता हूं। क्या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री खत्म हो गया क्या? प्राइमरी का पहला पार्ट। एवरीबॉडी बोलो यस और नो। हाँ सर। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या? द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रेयरिंग एंड व्हाट ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बर्ड, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर नॉन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म। ये पोल्ट्री फार्म तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और अब तो बर्ड फ्लू भी आ रहा है। चाइना वाले जीने तो देने वाले नहीं है हमको सुकून से। आपने देखा रहेगा कि अब नया न्यूज आया है, कुछ तो चाइना में एक पर्सन को बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हुआ है, क्या 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 पता भाई वो क्या करते हैं। जिंदगी झंड करके रखी उन्होंने, पिछले 2 साल से लोगों को घर में बंद करके रखा है। एनीवेज, लेकिन उसके रिगार्डिंग ना न्यूज़पेपर में पोल्ट्री फार्म चल रहा है, तो वो कौन सा इंडस्ट्री है? प्राइमरी इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर है? जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ रहा है क्या? रिप्रोडक्शन। हाँ सर, ओके ठीक है। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड एक्सेट्रा आर इंडस्ट्री कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री ये कंसेप्ट क्लियर है क्या प्राइमरी इंडस्ट्री में? यस और नो? 12वीं में जाने से पहले 11वीं में ये बात आपने पढ़ी थी, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने पढ़ा था, और फिर भी आपको लग रहा है सर नहीं समझ, मतलब नया कुछ समझ रहा है, तो आप बहुत सही जगह पे हो। और समझो और एंड तक लेक्चर देखो। किसी ने आपको कभी भी पूछा ना इंटरव्यू में, बताओ प्राइमरी इंडस्ट्री में, जेनेटिक इंडस्ट्री में एक एग्जांपल दो, पोल्ट्री फार्म, खत्म। अच्छा बताओ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बताओ कि सर हम रिवर में गए, फिशिंग किया, फिश लेके आए। अच्छा समझ में आ रहा है? फॉरेस्ट में गए, टिम्बर लेके आए। ओके सर, डन। समझू? यस और नो? यस सर। सेकेंडरी इंडस्ट्री, थोड़ा फटाफट जाएंगे मालिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब क्या सर? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू व्हाट? सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। कुछ आप रॉ मटेरियल लेके आओ, उस पर हम प्रोसेस करेंगे और उससे हम फिनिश गुड्स बना देंगे या सेमी फिनिश गुड्स बना देंगे। ओके, एग्जाम्पल पढ़ो डायरेक्टली। ये कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। कैसे फॉर्म यूटिलिटी सर? अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वर्ड, ध्यान दीजिए। क्या होता है? टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, आयरन इनटू स्टील, शुगर कैन इनटू शुगर, कॉटन इनटू क्लॉथ। आप जो शक्कर खाते हो, शक्कर, शुगर, ये कौन से इंडस्ट्री का नतीजा है सर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब आप सेकेंडरी इंडस्ट्री का 1 पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आई रिपीट मालिक, ध्यान दो, लेक्चर से कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 बातें थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 बातें हैं। पहला कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एग्जांपल ले रहे कि जब शुगर केन से शुगर बनता है, किसका एग्जांपल है? मैन्युफैक्चरिंग का। समझ रहा है क्या? यस और नो? कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है हमारे? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज इंडस्ट्रियल गुड्स। अच्छा सर, और भी सर,
देखते हैं क्या है। कंज्यूमर गुड्स, दिस गुड्स वी कैन डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। बार बार इस चीज को रिपीट किया जा रहा है, तो आपको कभी भी 12वीं टेक्स्ट बुक में कंज्यूमर गुड्स आया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दिस गुड्स आर यूज्ड डे टू डे बाय फॉर कंजम्पशन, ऑयल, शॉप, ब्रेड वगैरह ये सारी बातें। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब क्या? Okay, goods which are produced for manufacturing consumer goods such as industrial goods like machinery, equipment, etc., etc., etc. इसको industrial goods कहा जाएगा। ठीक है सर। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव में वैसे बिल्डिंग, डैम्स, रोड, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दिस इंडस्ट्रीज आर यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, एक्सेट्रा। The unique feature of construction industries that their product cannot be transferred or shifted to the market. बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, क्या वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर सकता हो क्या? नहीं सर, ये एक उसका यूनिक फीचर है। कंस्ट्रक्शन, रोड बनाया, डैम बनाए, उधर ही रहेंगे, खत्म। कितना सिंपल था, एक बार शांति से पढ़ना था लेकिन हमने पढ़ा नहीं, इसलिए लेक्चर करना पड़ रहा है मालिक। ओके, इंडस्ट्री को देख लो मालिक। प्राइमरी सेक्टर क्लियर है क्या? जेनेटिक और क्या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, उसमें माइनिंग है, फिशिंग है, टिम्बर कटिंग है। तो इतना भी आपने चार्ट पढ़ लिया तो हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता सर। आप बोलते सर इतना ही पढ़ा देना था ना, क्यों इतना पढ़ाया आपने? मेरे लिए तो काम कितना आसान था दोस्तों, मैं सीधा इस चार्ट पे आता, बोलता चलो पढ़ लो। मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिव के एग्जाम्पल है, रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया। टर्शरी सेक्टर मतलब क्या? टर्शरी सेक्टर मतलब उसमें सारे सर्विस सेक्टर आते हैं। लेकिन सर जब मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इतना डिटेल में नहीं बताया रहता, अब आप समझ रहे हो क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, आपने यहाँ तक लेक्चर देखा और आप वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो जिसको नॉलेज चाहिए, भूख है नॉलेज की, इसलिए यहाँ तक आए। अब आ जाओ बोलना कोई भी, देखो कितना हमको आ रहा है। समझ में आया क्या? टर्शरी सेक्टर, तीसरी बात देखते हैं। टर्शरी सेक्टर को क्या कहते हैं? उसको ना सर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी, और ये याद रखो दोस्तों, इतना सही तरीके से फॉर्म हुआ है ना सारी बातें। उन्होंने सबसे पहले चैप्टर में आपको बिजनेस के बारे में सारी बातें बताई, फिर इन्हीं लोगों ने आपको धीरे धीरे इतना मतलब ना कनेक्ट करते, मतलब इतना सिंपल तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं इंडस्ट्री मतलब क्या, जिसमें गुड्स बनते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में आगे कौन से सेक्टर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी में क्या आ रहा है? सर्विसेज आ रही है। और आप आगे जाके एक चैप्टर ऐसे देखोगे कि सर्विसेज कितने प्रकार की होती है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग एंड सो ऑन, कम्युनिकेशन वगैरह। ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा। डिटेल में उसका भी एक्सप्लेनेशन आगे आने वाला है, लेकिन वो कौन से सेक्टर में आ रहा है? टर्शरी सेक्टर में। किस में आ रहा है? कॉमर्स में कि इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एवरीबॉडी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ मालिक। टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज which facilitate a smooth flow of goods and services. This industry help in activities of primary and secondary industry. अच्छा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने देखा ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्राइमरी में जो एक्सट्रैक्टिव था, जेनेटिक था, इसको हेल्प करता है कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर। क्योंकि सर क्या क्या आता है देखो ना, ट्रांसपोर्ट आता है, तो क्या जब मैन्युफैक्चरिंग में कोई यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? हाँ सर। पोल्ट्री फार्म में वो जो मुर्गियां है समझो, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन तो यूज हो रहा है। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग सर, पैसा ट्रांजैक्शन कहां से करे? अब ऑनलाइन में तुम सब लोग फीस भी कैसे पे कर रहे हो? बैंकिंग के थ्रू। तो इट इज कॉल्ड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फर्म। इंश्योरेंस क्या है? कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। पढ़ने वाले आगे के लेक्चर में मैं सब बताने वाला हूं। इंश्योरेंस रादर, इसी इंश्योरेंस से रिलेटेड एक लेक्चर अपने चैनल पे भी वो देख लेना, मैंने वहां पे बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइक सब्रोगेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। अभी कुछ नहीं डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन समझो। टर्शरी सेक्टर का इतना एग्जांपल देख लो, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, क्योंकि जब तक मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, बिकेगा कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। सो दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, आज मुझे इससे पर्सनली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैंने जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े उनको मैंने 12वीं नहीं पढ़ा के अच्छा काम किया शुरुआत में, क्योंकि उन बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में शायद इतना पता ही नहीं था।
और वो 12th का बिजनेस स्टडी पढ़ने वाले थे। कैसे चलेगा राजा? पहले आप लोग इंडस्ट्री समझो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंडस्ट्री क्या, कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करता है सर? फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स में। और अब इसको बेचने का जो काम करने वाले हैं, अब वो पढ़ेंगे हम, दैट इज कॉमर्स। यस मालिक, इंडस्ट्री और कॉमर्स, फर्क समझना जरूरी है। क्या आप लोग रेडी हो? क्या बहुत आगे 10-15 मिनट का लेक्चर हो गया है, मुझे पता है कि पेशेंस थोड़ा टेस्ट होता है। आप लोग लेक्चर पॉज करके पानी वानी पी के आप वापस पूरा लेक्चर देखिए, लेकिन ये आपके लिए मेहनत चल रही है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि सीखना आपको है, आगे आपको बढ़ना है और आपको आगे हमको लेके जाना है, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप भी ध्यान दो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। क्या आप रेडी हो? यस और नो? एवरीबॉडी ध्यान, इधर हेडफोन लगाया, इधर उधर मत देखो, इधर ही देखना है तुमको। चलो ध्यान दो। कॉमर्स, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन, 1000 बार अंडरलाइन करो मालिक, क्या कहा? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। इंडस्ट्री ने गुड्स बना दिया, अब वो बेचना है, तो किसके पास आए हम? कॉमर्स के पास। वही कर रहे हैं, विच हेल्प डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू डैश डैश, किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। सर अब तक हम कहते थे आम्ही कॉमर्स घेतलं, हमने कॉमर्स लिया, सर हम कॉमर्स में बहुत भारी कुछ करके जाएंगे, लेकिन पहले कॉमर्स क्या है वो तो समझो। There will be no use of production of goods unless and until the goods reach to ultimate consumer। हजारों करोड़ों मैंने क्या किए? मास्क बना दिए, लेकिन वो मास्क पता ही लोगों को यहाँ पे मिलता है या बिकता भी। एडवर्टीजमेंट नहीं किया, बिकेगा क्या? नहीं सर। क्या चल रहा है? मैंने आपको कल के एग्जांपल में बताया था, फॉग चल रहा है। ये फॉग का बार बार एडवर्टीजमेंट क्यों आता है? तो बनना है तो बिकना, बेचना पड़ेगा, और बेचने का काम कॉमर्स करेगा मालिक। ओके, goods are produced at one place and consumer are scattered at different place, अलग अलग जगह पे। आज इंडिया के आप कोई होगा, सपोज दिल्ली में से ये लेक्चर देख रहा है, कोई गुजरात में बैठ के लेक्चर देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से लेक्चर देख रहा है, कोई राजस्थान से देख रहा है, अलग अलग सिटी में आप स्कैटर्ड हो कि नहीं? और फिर भी हम आप तक पहुंच रहे, क्यों सर? ये कॉमर्स का नतीजा है। बट ऑब्वियस हम वहां तक पहुंचे, नेटवर्किंग हमारा, बोलते ना कि एडवर्टीजमेंट, हमको आप तक किसी ने, मतलब जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे बोलते ना कि स्टूडेंट है, वो सेटिस्फाई, उसने आपको रेफरेंस क्या रहेगा, एंड सो ऑन। द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर, एंड अगर उसे पता नहीं रहेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो खरीदेगा नहीं, एंड सो ऑन सर। तो इसीलिए बहुत सारे मतलब कॉमर्स का काम क्या है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उन तक सही चीजों को लेके जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स देखते हैं फटाफट, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए मालिक, एवरीबॉडी। क्या आप लोगों का ध्यान है? क्या मैं पढ़ाऊं? कॉमर्स समझ गया, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स भी समझ लेते ताकि आप लोगों को कोई भी टेंशन ना रहे। पहला है ट्रेड और दूसरा है एज टू ट्रेड। पे अटेंशन, फोकस, पूरा कंसंट्रेशन। इंडस्ट्री खत्म, बहुत सारी बातें सीख ली, नॉलेज दिमाग में है, अब हमारे कॉमर्स पे। कॉमर्स एवरीबॉडी, सर कॉमर्स क्या काम करता है? भूल गए? अरे जो इंडस्ट्री ने बनाया वो लोगों तक पहुंचाना, ये कौन करेगा? कॉमर्स। और अभी पहला पॉइंट का पढ़ रहे, ट्रेड। ध्यान दो, ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे सर आपके ह्यूमन लाइफ में आपकी आंखें बहुत इंटीग्रल पार्ट है, आपके कान आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये दोनों चीजें हटा दो लाइफ ही नहीं, कुछ संबंध ही नहीं आता। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे कॉमर्स में ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाए, कंज्यूमर वहां पे बैठे हैं, तो यहां से लेके यहां तक इन दोनों को कनेक्शन में लाने का काम कौन कर रहा है? कॉमर्स कर रहा है। Trader are the link between the manufacturer and the consumer. In the absence of trader, the manufacturer will have to search for consumer, and the consumer will have to search for manufacturer. This can be classified into two types, that is internal trade and external trade. अब दिखेंगे, अभी मजा आने वाला है आपको, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये देखो ये स्क्रीन पे कि सर होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, इंटरनल ट्रेड मतलब जो इंडिया में किया जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब सर जो इंडिया के बाहर कम गुड्स सेल करेंगे, बाहर से गुड्स परचेस करेंगे, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अगर आपको लगता है थोड़ा पानी वानी पीना है तो पी लो, लेकिन लेक्चर एंड तक जरूर देखो। अभी नहीं तो बाद में देखो, लेकिन एंड तक जरूर देखो, आपका ही फायदा है।
राइट? यस सर, यस मालिक। चलो ध्यान दो, ट्रेड समझा सर। मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि बायर मिले, बायर को चाहिए कोई मुझे ना अच्छे से प्रोड्यूसर मिल जाए, प्रोडक्शन करने वाला मैन्युफैक्चरर मिल जाए। दोनों को एक दूसरे की तलाश है और हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं एक दूसरे को। यस सर। ओके, नाउ सर इंटरनल ट्रेड मतलब क्या? इंटरनल ट्रेड refers to buying and selling of goods or services within the geographical boundary of a country. It is known as home trade. Under internal trade, goods and services are bought and sold in the home currency only. Okay, and the internal trade can be of two types, that is wholesale trade and retail trade. मालिक सबसे पहले समझ लो इंटरनल ट्रेड मतलब क्या। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे सेल किया जाएगा मालिक? विद इन कंट्री। जैसे से मैंने क्या महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में गुड्स भेज दिए, चलो रेड वाला पॉइंट, अरे ब्लैक यूज करता हूं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में चीजें भेज दी, एक मिनट अभी समझेगा, देखो ध्यान दो। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में चीजें भेज दी, गुजरात से मैंने क्या किया, मध्य प्रदेश में चीजें लेके आया, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर में चीजें लेके गया। तो ये विद इन कंट्री क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसे क्या कहा जाएगा, इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। महाराष्ट्र से सपोज असम में मैं कुछ सेल कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश से समझो ना आंध्र प्रदेश में कोई चीज सेल कर रहा हूं, तो ये सब क्या हो रहा है, विद इन इंडिया हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड कौन से करेंसी होगा, करेंसी में होगा, इंडियन करेंसी में होगा। क्या इतना समझ रहा है क्या मालिक? ये लाइन पढ़ लो, चलो। ओनली फ्रॉम होम करेंसी ओनली द इंटरनेट ट्रेड। फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया इंटरनल ट्रेड को, वो क्या, यहां पे ध्यान दो। वन इज व्हाट, होलसेल ट्रेड, बल्क में बिका जाएगा, और एक क्या रहेगा, रिटेल ट्रेड। तो बहुत बच्चों को तो आज समझ रहा है कि इंटरनल ट्रेड के एक्चुअल दो पार्ट है, होलसेल ट्रेड एंड क्या, रिटेल ट्रेड। इससे पहले तो सिर्फ मतलब पता था नाम, लेकिन ये नहीं पता था इतना डिटेल में कि एक्चुअली होलसेल और रिटेल ये इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट है। समझ रहा है क्या मालिक, एवरीबॉडी? यस और नो? क्या लेक्चर देख के मजा आ रहा है क्या आपको? और अगर हाँ तो दोस्तों बहुत आगे जाओगे। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में, क्योंकि आप आगे जाके एमबीए कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, जब तक आप बेसिक में स्ट्रांग नहीं हो, सीए बनने के बाद आपको यही नहीं समझ रहा कि इंटरनल ट्रेड क्या होता और एक्चुअली होलसेल और रिटेलर इसमें आते, तो तुम्हारा क्या फायदा मालिक? क्या सजेस्ट करोगे तुम्हारे क्लाइंट को? समझ में आ रहा? तो पैसा तुम्हारा नॉलेज तुमको दिलाने वाला है, इसलिए तुमको बहुत परफेक्शन ध्यान देना और सारी चीजें समझना है। यहां पे समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, होलसेल ट्रेड मतलब क्या, एकदम फटाक से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। और आपको तो पता ही है, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर। क्या होता है, ध्यान दो। होलसेलर कहां से बाय करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, और किसे बेचता है, रिटेलर को। एक इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने मालिक, सब सुनना, ध्यान से सुनना। ये होलसेलर है, ये कौन है, होलसेलर है। होलसेलर ने किससे खरीदा, बताओ मेरे को, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रहा है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। और होलसेलर ने किसे बेचा, रिटेलर को। कंज्यूमर से वो कांटेक्ट में आया क्या होलसेलर? नहीं सर, कंज्यूमर के कांटेक्ट में होलसेलर नहीं आया। दिमाग लगाओ, मैं पूछूंगा कि होलसेलर किसके बीच में लिंक लगाता है, तो आपने कहना है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। तो इतना अप्रोप्रिएट आंसर है क्या? नहीं सर, अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में कौन लिंक लगाता है, होलसेलर। क्लियर हो गया मालिक? जनरली होलसेलर इज स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ही मेंटेन द लार्ज स्टॉक, ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड। कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं सर, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या मुझे बताओ, होलसेलर को ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने पड़ेंगे कि नहीं खरीदने पड़ेंगे? हाँ या ना बोलो, सिर्फ हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लॉजिकल पॉइंट है सर, लगेंगे। तो वही तो दिया है ना, लार्ज कैपिटल लगता है, ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है, कोई भी कभी भी आए तो देना पड़ता है उनको स्टॉक। यस और नो? हाँ सर। दूसरा पॉइंट है रिटेल ट्रेड मतलब क्या? सर आप जो वो अपने किराना वाले से किराना खरीदते हो ना, वो रिटेलर हो गया सर, और आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए सर। पढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। It refers to buying and selling goods and services in small quantity. The retailer buys goods from the wholesaler and sell goods to the ultimate consumer. तो रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से गुड्स खरीदा। ध्यान दो, रिटेलर क्या करेगा मालिक, होलसेलर से गुड्स खरीदेगा और किसे बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा।
तो रिटेलर किसके बीच में लिंक बन रहा है? बोलो, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। समझ रहा है क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। होलसेलर किसके बीच में लिंक बना था? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। रिटेलर किसके बीच में लिंक बन रहा है? होलसेलर एंड कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। यस सर। चलो आगे बढ़ो। ये कौन सी ट्रेड की बात की? इंटरनल ट्रेड। तो क्या मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको इंटरनल ट्रेड जो इंडिया के विद इन इंडिया ही होता है और उसमें होलसेल और रिटेल आते हैं, इतना समझा क्या? क्योंकि कल जाके आपको क्या करना है? बिजनेस करना है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि इंटरनल ट्रेड क्या है, तो क्या काम का हो नॉलेज? सर 12th पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और शिद्दत से पढ़ेंगे। क्या 11th में इतना मैं बता रहा हूं और आपको हर एक चीज नहीं आ रही है, नग लग रही है, तो 11th में हमने किया क्या? और जो 11th के बच्चे अभी देख रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, पहली बार में आप समझ जाओ। समझू एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। बढ़े क्या आगे? हाँ सर। अभी आप पढ़ाओ, हम कर ही क्या सकते, हमसे बोल सकते हाँ सर पढ़ाओ। चलो मालिक, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल मुद्दा है एक्सटर्नल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। तो सर यहां पे अब बात हमारे कंट्री की नहीं रही। हम लोग इंडिया में से गुड्स बेच रहे हैं चाइना को, इसको तो पकड़ के मारना चाहिए। जिंदगी बर्बाद करी सर, उसका नाम मत लो, ठीक है भाई। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं म्यांमार को, हम लोग गुड्स दे रहे हैं यहाँ पे नीचे श्रीलंका को। ध्यान दो, यहाँ पे बताता हूँ श्रीलंका किधर गया। हाँ सर ये रहा श्रीलंका, दूसरा देश है ना वो, श्रीलंका को। तो जब तुम्हारे कंट्री के एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री या जो भी 12 नॉटिकल माइल 24 नॉटिकल माइल जो भी अपना कंट्री का बाउंड्री है उसके बाहर तुमने गुड्स सेल किया तो उससे एक्सटर्नल सेल कहा जाएगा। परचेस किया एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाएगा मालिक। ध्यान दो, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यस सर, इंडिया एंड म्यांमार, 2 कंट्री हो गया। इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, 3 कंट्री हो गया। इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, 2 और मोर कंट्रीज। यहां पे स्टेट की बात नहीं चलेगी क्योंकि कौन सा स्टेट चल रहा है? एक्सटर्नल। मैंने एक बच्चे को पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है? बोले सर भैया सीबीएसई में हो। बोला ओके। तो बेटा जो गुजरात से मैं मध्य प्रदेश में गुड्स सेल कर रहा हूं, तो ये कौन सा ट्रेड हो गया? बोले सर भैया एक्सटर्नल ट्रेड हो गया ना। बोला कैसे रे एक्सटर्नल? बोले सर भैया हमारा गुजरात, उनका मध्य प्रदेश, 2 स्टेट हुए। मैंने बोला हाँ, तो हमारे होम स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो घर से बाहर मतलब एक्सटर्नल हो। तो चप्पल मारूंगा। बोले तो क्या पढ़ रहे तू? एक्सटर्नल मतलब ये वे तू इंटरनल ट्रेड का, तू इंडिया, मेरा इंडिया में जिधर भी गुड्स जाए वो इंटरनल रहेगा, अगर बात इंडिया से बाहर गई तो एक्सटर्नल होगा। इतना याद रखो, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं। समझ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर। क्या बताऊं तुमको, अभी कितना बताऊं? इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज वेरी वाइड। यस सर, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमको एक लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड मतलब इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन आ जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड की, तो मेरे लिए पूरा दुनिया ओपन हो जाता है, इसलिए वाइडर स्कोप है इसका। External trade enable the businessmen to use the resources of their country in competitive way. External trade involve completion of various rules and regulation such as licensing, custom clearance. External trade of the following types. 3 तरह के अलग अलग एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं। कौन सा? एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा होता है इंपोर्ट ट्रेड और तीसरा होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। और इन्हीं तीनों में बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं करते आता। नॉक नॉक, पे अटेंशन सर और मैम। इंटरनल ट्रेड समझ गया, दिमाग से अभी निकाल के साइड में रख दो। होलसेल, रिटेलर, मालिक समझा साइड में। एक्सटर्नल ट्रेड भी समझा कि इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब इन दिस ट्रांजैक्शन, दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देयर आर मोर देन 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। वेदर वो इंडिया होगा, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया होगा, कोई भी रहने दो, बट इसके भी सब टाइप है। हाँ, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और क्या? इंटरपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट मतलब क्या? इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। कि अगर मैं इंडिया से दूसरे कंट्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा?
एक्सपोर्ट हो जाएगा। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इज रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व। और जितना मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा मालिक, तो मुझे बताओ मेरे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा आएगा कि कम आएगा? आप कहोगे सर ज्यादा आएगा। कैसे? समझ लो ध्यान से, स्क्रीन पे सबका ध्यान होना चाहिए मालिक, सबका ध्यान होना चाहिए, पे अटेंशन। इंडिया ने गुड्स क्या किया? चाइना में क्या किया? एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट मतलब क्या? जब आपकी कंट्री हमारे कंट्री से गुड्स क्या भेजेगी? बाहर की कंट्री को, तो चाइना उसके करेंसी में हमें क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो इंडिया ने इनकम कमाया कि नहीं कमाया फॉरेन रिजर्व में? हाँ सर। इंडिया ने सपोज यूएसए को गुड्स बेचे, अब वो कहां पे मैप में, वो छोड़ दो, भावनाओं को समझो। यूएसए में क्या किए? गुड्स सेल किए। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया को डॉलर में पेमेंट किया। तो एक बात तुम्हारे ध्यान में आ रही है कि जब जब एक्सपोर्ट हो रहा है तब तब इंडिया में पैसे आ रहे हैं। और कौन से करेंसी में आ रहे हैं? फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं। तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए डेवलपिंग कंट्री को सजेस्ट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो? एक्सपोर्ट करो। क्या एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस और नो मालिक? यस और नो? एक्सपोर्ट एवरीवन डन। इंपोर्ट मतलब क्या? एग्जैक्ट अपोजिट। it refers to buying of goods from foreign country. Import technology on capital goods is encouraged as compared to import of consumer goods. तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि तुमको अगर लाना है तो तुम कैपिटल गुड्स लेके आओ ताकि इंडिया में और अच्छा प्रोडक्शन करो। सर इंपोर्ट मतलब वापस बता सकते हो? हाँ। मैंने कहा क्या? म्यांमार से इंडिया में कुछ मशीनरी लेके आया, तो ये एक्सपोर्ट हुआ कि इंपोर्ट हुआ? सर मैंने खरीदा है, बाहर के कंट्री से परचेस किया है, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। इतना समझ रहा है मालिक? मैंने कहा क्या? बाहर की कंट्री से परचेस किया, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। और यहां पे मुझे बताओ डॉलर इंडिया में आएगा कि इंडिया से बाहर जाएगा? सर एक मिनट, आपने परचेस किया मतलब बाहर के कंट्री से गुड्स आया इंडिया में, ओके। और बाहर से कंट्री से इंडिया में अगर गुड्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? अपना पैसा बाहर गया। समझ में आ रहा? जो फॉरेन रिजर्व बना के रखा था वो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट चाहते है कि तुमको जितना जरूरी है ना उतना ही इंपोर्ट करो, अननेसेसरी चीजें इंपोर्ट मत करते बैठो। तो कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। समझ में आया क्या? पढ़ो यहाँ पे। कंपेयर टू ये रहा, देखो इंपोर्ट मतलब क्या? इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इनकरेज एज कंपेयर टू इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसको ज्यादा इंकरेजमेंट दिया जाता है। लास्ट वन मालिक, इंट्रेपोर्ट। यहां पे बच्चों को समझता ही नहीं कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कहा मैंने? इंट्रेपोर्ट। पहले पढ़ता हूं और फिर आपको समझाता हूं, और इसके बाद आपको कभी भी इस कंसेप्ट में डाउट नहीं आएगा, या कोई भी बोलते ना कि आप कभी भी बोलते ना कि ऐसे सोचने गिरोगे ही नहीं कि क्या है, तुरंत आंसर आएगा। इंट्रेपोर्ट इसका मतलब ये रहता है, कोई भी स्टूडेंट रहने दो, भले वो 12th का हो, 11th का हो, सीए फाइनल का हो या सीए हो गए हो, नॉलेज रहता है मालिक, ध्यान दो। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अरे वाह, क्या बात कर दी सर, बता रहा हूं, एग्जाम्पल से बताऊंगा। In Introport, the goods are purchased from foreign country but not for consumption in home country but for the selling these goods or some other foreign country. सर ऐसे नहीं समझेगा, मेरे एग्जाम्पल से समझेगा, ध्यान दो, सबको समझ जाएगा चीजें। सिर्फ मेरे एग्जाम्पल को शांति से देखने का, बिना दिमाग में कोई भी इमेजिनेशन लाए बिना, कोई भी बाकी के ख्याल को छोड़ के देखो। मैंने क्या किया? ये श्रीलंका दिख रहा है क्या तुमको? देखो, हाँ सर। और मैं कहां पे हूं पता है? अभी मैं हूं उड़ीसा में, ये उड़ीसा है। यहाँ पे मैंने श्रीलंका से गुड्स खरीदे, वो आगे उड़ीसा में दिख रहा है, हाँ सर आगे। इस पे थोड़ा प्रोसेसिंग किया। क्या किया? श्रीलंका से गुड्स खरीदे, क्या मैं इंडिया में कंज्यूम कर रहा हूं क्या? नहीं सर, इंडिया में कंज्यूम नहीं कर रहा हूं। मैंने इस पे प्रोसेसिंग किया और वो गुड्स कहां पे सेल कर दिए मालिक? आगे वो गुड्स मैंने सेल कर दिए म्यांमार को। देखो रेड में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इंपोर्ट किया इंडिया में, उस पे प्रोसेसिंग किया और इंडिया में कंज्यूम नहीं किया, मैंने म्यांमार को बेच दिया। तो एक कंट्री से इंपोर्ट किया और दूसरे कंट्री को वही गुड्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस टाइप के ट्रेड को क्या कहा जाता है? इंट्रेपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। क्या आपको समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? रीड इट अगेन। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। वाह सर, इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अब दिमाग में जा रहा है लाइन, एवरीवन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर, इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। ओके सर, पढ़ते आगे। इन इंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री बट नॉट कंजम्पशन इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूम नहीं कर रहे हम लोग, तो दूसरे फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इंटरपोर्ट। ओके मालिक, चलो डन। 3 बातें बताओ।
इंटरनल आपको समझा था क्या? हाँ सर। कितने? 2 टाइप थे उसमें, एक था होलसेलर और एक था रिटेलर। एक्सटर्नल ट्रेड समझा क्या? हाँ सर। कितने टाइप थे? पहला था इंपोर्ट, दूसरा था एक्सपोर्ट और तीसरा था इंट्रेपोर्ट। इंपोर्ट में बाहर के कंट्री से मैंने गुड्स इंडिया में लाए, एक्सपोर्ट में इंडिया से गुड्स मैंने बाहर भेजे, और इंट्रेपोर्ट में एक कंट्री से खरीदा, उसको इंडिया में कंज्यूम नहीं किया, दूसरे कंट्री में क्या कर दिया? सेल कर दिया मालिक। यस और नो? समझ रहा है क्या? हाँ सर। इसीलिए इस तरीके से अपनी ये बातें खत्म हो गई। अब जाके आपका ट्रेड और कॉमर्स डन हुआ। मैं थोड़ा टाइम लूंगा और आपको बोलूंगा मालिक ये वाली चीज देख लीजिए, राइट ना। पहले इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करो, प्राइमरी सेक्टर समझा, सेकेंडरी सेक्टर समझा और टर्शरी सेक्टर समझा। 3 सेक्टर की बातें हमने समझी इसमें। यस और नो? हाँ सर। उसके बाद में आपको कहूँ तो हम लोगों ने शुरुआत जब की तो मैंने क्या कहा था आपको, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और अब अगर मैं रिवीजन लूँ ना तो अब चलेगा। अभी मैंने कितना भी फास्ट बताया ना तो तुमको समझेगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमने इतने पूरे लेक्चर में ध्यान दिया है, पूरे लेक्चर में बातों को समझा है। इंडस्ट्री, प्राइमरी सर पता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री दिमाग में जा रही बात है, कोल माइनिंग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा, पोल्ट्री फार्म जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मुझे बताओ कौन से ऐसी जगह, कौन सा, जैसे कि मैं डैम बना रहा हूं, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, कौन से इसमें आएगा सबसे पहले? तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? आंसर इज सेकेंडरी। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में या कंस्ट्रक्टिव में? कंस्ट्रक्टिव में। समझ में आया? हाँ। टर्शरी में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। ये तो हमको पढ़ना है 4th चैप्टर में, बताऊंगा ये कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये भी सिंपल सॉर्टेड है। इंडस्ट्री खत्म हो गई। इंडस्ट्री का प्राइमरी कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है बोलो तो? सर इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, राइट। और जो इंडस्ट्री ने बनाया है वो बेचने का काम क्या कौन करता है? कॉमर्स। एवरीबॉडी यस और नो? समझ रहा है क्या? ये चार्ट आज समझे बिना जाना नहीं है किसी ने। जो बाद में भी लेक्चर देख रहा है, भले प्रीमियम को नहीं देख रहा है, लेकिन बाद में भी जो लेक्चर देख रहा है उन्हें पूरे डिटेल में अगर समझना है तो सर पूरा लेक्चर देखना मस्ट है। ट्रेड में होता क्या है सर? इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। और अब देखो ये पूरा का पूरा आपको चार्ट समझेगा। इंटरनल ट्रेड में रिटेलर और होलसेलर रहता। अच्छा, रिटेलर किन 2 लोगों के बीच में लिंक लगाता है बोलो तो? सर रिटेलर ना, 1 मिनट रुको, होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर में बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, तो ये लिंक लगाता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। ओके, होलसेलर किन 2 लोगों में लिंक लगाता है? सर होलसेलर ना वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है, तो होलसेलर लिंक लगाता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर में। हाँ डन सर। तो ये बात हो गई। एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट मतलब क्या? जब इंडिया के गुड्स को आप क्या कर रहे हो? बाहर सेल कर रहे हो, बाहर की कंट्री में। 2 कंट्री होती है, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। और यहां पे आपके पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इंपोर्ट मतलब क्या? आप बाहर से गुड्स इंडिया में खरीद रहे हो। इंट्रेपोर्ट मतलब क्या? एक कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो और उसी गुड्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज इंट्रेपोर्ट ट्रेड। खत्म। और एस टू ट्रेड्स में क्या बताओ? अगेन मैंने कहा टर्शरी सेक्टर में था। देखो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, ये तो यहाँ पे भी है। और 4th चैप्टर में पढ़ना भी हमको। सर्विस क्या है उसके, हम बोलते हैं ना कि नेचर क्या है सर्विस का, कल के लेक्चर में आपको सब में बताऊंगा। सिर्फ आप देखना। क्या मालिक? बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या क्लियर हो गया क्या आपको? एवरीबॉडी लास्ट टाइम बता रहा हूं, इंडस्ट्री में क्या बात है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एवरीबॉडी। ओके, कॉमर्स में क्या है? ट्रेड एंड एज टू ट्रेड, मतलब वो सारी सर्विसेज की बात है। ट्रेड में इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सो ऑन। ये चार्ट अगर आपका हो गया तो टेंशन नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल में हम पोस्ट कर देंगे इस चार्ट को। मालिक समझा सबको? हाँ या ना? इसको कहते पढ़ना। और ऐसे अगर 11वीं के साल भर 11th में पढ़ा रहता ना तो आज इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, 12वीं चालू कर देते सर हम। प्रॉब्लम ही क्या था? चलो केस स्टडी पढ़ लेते एक बार फटाफट। चलेगा क्या सबको? हाँ सर। राजीव नाम सुनो। राजीव want to start wholesale business of ready-made garment, but he is hesitating as it involves various problems such as searching for customer, moving goods from one place to another place, informing customer about new design and varieties added every season. Treat of और उसको थ्रेड भी है, रिस्क लॉस बाय फायर ऑफ और एक्सीडेंट, स्टोरिंग एक्सेस स्टॉक वगैरह वगैरह। तो बहुत डर रहा था। तो बिजनेस क्या करेगा रे राजू? कुछ भी एग्जांपल दिया, मतलब बिजनेस करने से पहले इतनी बात से डर रहा हो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। देखते हैं सर। ही अप्रोच हिज फ्रेंड संदीप हु एक्सप्लेन हिम अबाउट द सम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स विच कैन हेल्प राजू टू ओवरकम हिज हेजिटेशन। जो हेजिटेट हो रहा है उसके हेजिटेशन को कम करने के लिए उसके फ्रेंड ने कुछ अप्रोच दिया। पहला, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजू इज प्लानिंग टू स्टार्ट। क्या बोला, राजू वांट टू होलसेल, तो अंडरलाइन करो ट्रेड और होलसेल ट्रेड। पहला आंसर खत्म हो गया सर। कौन सा बिजनेस चालू करने का राजू सोच रहा है, तो सर होलसेलर में ना ट्रेड करना है। उसको क्या करना है, बनाना नहीं, प्रोडक्शन नहीं करना है, उसको सेल करना है, तो कॉमर्स में आता। और कॉमर्स में क्या आता, ट्रेड। समझ रहा है क्या? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजू टू ओवरकम दिस हिंड्रेंस। मतलब अड़चने को दूर करने के लिए कौन सा डायमेंशन आएगा, तो वो है कॉमर्स। क्यों कॉमर्स सर? क्योंकि इंडस्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही थी। उसको क्या चाहिए, मेरे को आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी चाहिए मार्केट में कि मैं आया हूं, कॉमर्स हेल्प करेगा। वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स लेके जाना है, कॉमर्स हेल्प करेगा। कॉमर्स है ना, तो इसलिए कॉमर्स हेल्प करेगा। स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज टू ट्रेड विद राजू टू ओवरकम इस प्रॉब्लम। क्या है भाई, कस्टमर को सर्चिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेड कर ले। गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले ले। इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाना है, एडवर्टीजमेंट कर ले। और थ्रेट है तेरे को कि आग लग जाएंगी, भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंश्योरेंस निकलवा ले, खत्म बात। तो उन्होंने कहना कि आपको अगर बिजनेस करना, डर लग रहा है, रुको मत। किसका डर है, लॉस बाय फायर, टेंशन मतलब इंश्योरेंस निकालो, फायर इंश्योरेंस, लॉस कवर हो जाएगा। अच्छा और बोलो, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन है, चल मुद्दा खत्म, आगे बोल। बोले मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे समझेगा, अरे कैसे समझेगा, क्या कैसे समझेगा, एडवर्टीजमेंट, आगे बोल। अरे वो सर्चिंग ऑफ कस्टमर, ट्रेड है ना, कॉमर्स से क्यों लोड ले रहा है। तो अगर आप लोग देखो, केस स्टडी सिंपल था, एक केस स्टडी पढ़ के आपको ये आंसर आ रहा है होलसेल ट्रेड है, आपको ये समझ रहा है वो कॉमर्स है, और आपको ये भी समझ रहा है कि क्या 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 बातों के बाद मतलब क्या क्या करना होता है करके। सो दोस्तों, आज मैंने आपको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में सारी बातें बताई। इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे बिजनेस रिस्क और बाकी के सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। और आपको एक बात तो समझ ही गई होगी कि मैं भगा नहीं रहा हूं, राइट। पूरी जान हम डाल रहे कि आपको हर एक चीज समझे। नहीं तो मालिक लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फटाफट ऊपर से बता दिया, क्यों इतना चिल्ला रहा हूं मैं, राइट। और समझता ऐसा एटीट्यूड रखता तो मैं एक चीज 10-10 बार बोलता भी नहीं। दोस्तों, हमें फर्क पड़ता है कि आपको अगर नहीं समझा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं। सो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इन बिटवीन कोई डाउट आता है तो लिख के रखो, और आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट के थ्रू पूछो, एनी अदर मीडियम, लेकिन ऐसा आपको पूछना जरूरी है मालिक। समझ रहा है क्या? तो कल के लेक्चर में याद से आना, वहां पे हम देखेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में कि रिस्क क्या होता है। क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को ना अब मैं एक लेवल पे लेके आ रहा हूं, समझ में आ रहा है। देखो कितना सिंपल है। पहले आपको ना मतलब बुक से कितने भारी बनाए गए थे, आपको पहले नेचर एंड पर्पस बता रहे हैं, फिर फॉर्म्स केमिकल एकदम छोटे मतलब फास्ट बता दूंगा, फिर आपको बिजनेस सर्विसेज में मैं कल लेके जाने वाला हूं। और इतना कुछ होने के बाद ये सब चैप्टर जो आपको दिए थे, फिर हम 12th कॉमर्स का बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे सर। हर एक बोलते ना कि स्ट्रीम जब बनता है, सिलेबस जब बनता है, उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, और इस सिलेबस बनने के पीछे भी बहुत बड़ा पर्पस था। और आपको जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है ना मालिक, कि हम पूरी जान इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा बच्चा स्मार्ट बने, सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ रटवाना नहीं है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग है, अगर आप ये लेक्चर दोनों चैनल पे आ रहे हैं, हमारे वी स्मार्ट के मेन चैनल पे भी आ रहे हैं, जिस पे करीब करीब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, लाखों में, और यही लेक्चर्स हमारे मेन जो वी स्मार्ट का सीबीएसई बोर्ड के लिए जो चैनल है उसमें भी आ रहे हैं। तो जहाँ पे आपको सुटेबल हो दोनों चैनल पे आप देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत ही जल्द। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।